नमस्कार, टीबीजी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही शगुफ्ता, आज की बड़ी अहम कहानी के साथ। ये कहानी है तालिबान की उस असलियत की जो आपको नहीं पता होगी। ये कहानी उसने बयान करी है जो तालिबान में रहकर आया है। अब से 20 साल पहले का तालिबान कैसा था और अब आने वाला तालिबान कैसा होगा। लेकिन ये कहानी एक पाकिस्तानी की है जिसने असलियत खोल कर रख दी है तालिबान की। आइए जानते हैं उस कहानी के बारे में। सबसे पहले बात होगी, तालिबान अपनी बीवियों के लिए अफगानिस्तान से मेकअप का सामान खरीदता है। जी हाँ, ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त 2021 को, जब तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान इससे पहले 1990 के दशक में अफगानिस्तान पर शासन कर चुके हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए तालिबान के 1990 के दशक के शासन, 1986 और 2001 के समय के अफगानिस्तान के हालात उस समय कैसे थे। 1998 के बाद से मुझे कई बार अफगानिस्तान जाने का मौका मिला, कभी व्यक्तिगत रूप से तो कभी पत्रकार के तौर पर, या कभी जिरंगा अफगानिस्तान में कायबली सरदारों का समूह यानी कह सकते हैं सदस्य के रूप में, तो कभी बतौर शिक्षक के रूप में। पहली बार मैं अवामी नेशनल पार्टी के नेता और खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान के अंतिम संस्कार यानी कफन दफन इंतकाल में गया था। ये बात है 1988 की जलालाबाद की। लेकिन मेरा वो सफ़र काफ़ी ख़राब रहा, क्योंकि उस समय एक बम धमाके में काफ़ी लोग मारे गए थे। हालांकि मैं 1979 से पत्रकारिता के पेशे में हूँ, लेकिन फिर भी तालिबान के सत्ता के आने यानी 1996 के बाद मेरा उनसे कोई सीधा संपर्क नहीं रहा। मुझे काबुल आने का न्योता स्वीकार करने में 2 सप्ताह का वक्त लगा। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि मुझे और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को इस बात का अंदेशा था कि तालिबान शायद सितंबर 2000 में तालिबान और मीडिया के नाम से छपे मेरे एक लेख के कारण मुझे नुकसान न पहुंचा दे। सितंबर 2000 में प्रकाशित वह रिपोर्ट अपनी तरह की पहली रिपोर्ट थी जिसने दुनिया के सामने तालिबान नियंत्रण अफगानिस्तान की मीडिया की स्वतंत्रता की तस्वीरें पेश की थी। बहरहाल, जब मैंने काबुल जाने का फैसला लिया तो सबसे ज़्यादा रुकावट वीज़ा हासिल करने में आई थी। ना तो मैं तालिबान को जानता था और ना ही उन लोगों में कोई मुझे जानता था। एक दोस्त ने बताया कि अगर इस्लामाबाद के एक पत्रकार जिसे तालिबान का करीबी माना जाता था, उनकी मदद मिल जाए तो वीज़ा आसानी से मिल सकती है। उस समय दुनिया के ज़्यादातर पत्रकार या आम लोग इस्लामाबाद स्थित दूतावास से ही अफगान वीज़ा हासिल करते थे, क्योंकि महज 3 देशों ने तालिबान सरकार को मान्यता दी हुई थी। ये 3 देश पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात थे। तालिबान के पहले शासनकाल के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के नागरिकों को मुफ्त वीज़ा दे रहे थे, इसलिए मुझे वीज़ा के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ा, जबकि पश्चिमी मीडिया टीम के सदस्यों ने वीज़ा हासिल करने के लिए पैसे दिए। तालिबान को सब पता है। जी हाँ, तालिबान हमारी हर नज़र हम पर रखे हुए है। उसे सब खबर रहती है कि हम लोग 5 अप्रैल 2001 की सुबह तोरखम होते हुए काबुल के लिए रवाना हुए। तोरखम सीमा के उस तरफ एक छोटे से कमरे में बैठे एक युवा इमिग्रेशन अधिकारी ने मुझसे काबुल की मेरी यात्रा का उद्देश्य पूछा, और जब मैंने जवाब दिया तो उसने मेरी और पश्चिमी मीडिया दल के सदस्यों के पासपोर्ट पर प्रवेश की मोहर लगा दी। तोरखम से काबुल तक का सफ़र थका देने वाला था। हम ज़्यादातर यात्रा के दौरान चुप थे। इसकी वजह शायद हम लोगों का अंदर से डरा होना था। लाजमी है कि हम तालिबान की सरहद पर थे। यात्रा की थकावट काबुल के कॉन्टिनेंटल होटल में रात बीती। ये रात अच्छी थी। अगली सुबह अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय में हमें रजिस्ट्रेशन कराना था। ये किसी भी विदेशी पत्रकार के लिए अनिवार्य था। हमें एक बड़े कमरे में बिठा दिया गया। कुछ क्षणों में पगड़ी पहने एक युवक आया और चाय की मेज़ पर फ्रांसीसी अखबार ला मौत को रख चला गया। मैं फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन मुझे लगा मौत की लीड स्टोरी में एक शब्द समझ में आया। वो शब्द था तालिबान। जी हाँ,
मैंने अपने साथ के फ्रांसीसी पत्रकार से पूछा कि क्या स्टोरी है। उसने जवाब दिया, मत पूछो, ये तालिबान के खिलाफ एक जांच रिपोर्ट है। युवक चाय के साथ फिर से कमरे में आया। मैंने पूछा कि आप मेरे लिए एक फ्रेंच अखबार क्यों लेकर आए हो। उसने जवाब दिया, ये आपके लिए नहीं था। तालिबान को सब मालूम है कि कौन कहाँ और क्या लिखता है, हमें सब पता है। पश्तो में ये सब कहते हुए युवक ने हमें चाय के लिए पूछा और कहा कि जल्द ही आप लोगों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हम तालिबान की मीडिया पर इतनी गहरी मॉनिटरिंग पर चकित थे। ये स्थिति तब की थी जब उस समय केवल 3 देशों में अफगान दूतावास काम कर रहा था, सिर्फ 3 देशों में। तब उसकी नज़र ऐसी थी। मेरे मन में सवाल उठा कि आखिर मीडिया निगरानी में तालिबान की कौन और कैसे मदद कर रहा था। पश्चिमी मीडिया के पत्रकारों की मुस्कान और जैसे तरह से उन्होंने मुझे देखा, उससे मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरे देश पाकिस्तान पर शक किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद एक अंग्रेजी अनुवाद हमारे साथ जुड़ गया। उनका काम एक अनुवादक के रूप में था, लेकिन शायद उनका असली काम हमारी जासूसी करना था। इस तरह कई देश और सरकारें पत्रकार की जासूसी करती हैं। तालिबान और मेकअप की कहानी तो आपने कभी सुनी नहीं होगी। जी हाँ, तालिबान और मेकअप हमने पहले से ही कुछ रिपोर्टों की योजना बनाई थी, जिनमें से एक तालिबान द्वारा महिलाओं के साथ कथित कठोर व्यवहार के बारे में थी। काबुल के शहर नौ बाजार में कॉस्मेटिक्स की एक दुकान खुली देख मैं हैरान रह गया। दुकान मेकअप के सामने से भरी हुई थी। दुकानदार के चेहरे पर मुस्कान आई और उन्होंने कहा, हाँ, यहाँ खरीदारी की जाती है। उनके जवाब ने हमारी उत्सुकता बढ़ा दी और हमने पूछा, कैसे? दुकानदार ने तेजी से जवाब दिया कि तालिबान खुद आते हैं और अपनी बीवियों के लिए मेकअप अलग अलग सामान खरीदते हैं। तालिबान अपनी पत्नियों को सुंदर देखना पसंद करते हैं, हालांकि वो महिलाओं के बाजारों में जाने का सख्त खिलाफ है। टीवी रिपोर्ट के लिए फुटेज बहुत ज़रूरी होती है और इस यात्रा के दौरान हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती फुटेज बनाने की ही थी और इसके लिए वो दुकानदार बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वे कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि तालिबान शासन में कैमरे के इस्तेमाल को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति लागू थी। उनके पहले शासनकाल के दौरान रेडियो और टेलीविज़न प्रसारणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। यहाँ तक कि दाढ़ी रखने के लिए भी आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी। जी हाँ, आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि दाढ़ी से छूट का सर्टिफिकेट। ये विदेशी मंत्रालय ने हमें जो अनुवादक मुहैया कराया था वे पश्तून थे और काबुल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। वे हमें लेने के लिए सुबह सुबह होटल पहुँचे थे। कभी कभी तो वे इतना जल्दी आ जाते थे कि तब तक हम लोग नाश्ता भी नहीं कर पाते थे। उन्हें हम लोग मिस्टर प्रोफेसर कहते थे। वे सबसे पहले मुझसे पश्तो में मेरी हालत के बारे में पूछते थे और फिर कहते थे, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। वे इस दिन में कई बार दोहराते थे और हर दिन होता था। उनके इस व्यवहार से मेरे दिल में चिंता पैदा हो गई और मुझे लगने लगा कि तालिबान और मीडिया की रिपोर्ट्स मेरे लिए कोई मुश्किल तो नहीं पैदा करेंगे। प्रोफेसर साहब मनोविज्ञानिक के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे और शायद इसलिए एक दिन मेरे डर को भांपते हुए उन्होंने मुझसे कहा, चिंता मत करो, आप हमारे मेहमान हो। क्या हुआ अगर आपने वह रिपोर्ट लिखी है? कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे मानो मेरे दिल की धड़कनें बंद हो गई हों, लेकिन मैंने जल्द ही खुद को यकीन दिलाया कि अल्लाह जो करेगा अच्छा ही करेगा इंशाअल्लाह। बहरहाल उन्होंने हमारा ध्यान एक ऐसे मुद्दे की ओर खींचा जिसके बारे में हमने ज़्यादा सोचा नहीं था। उन्होंने कहा कि बाज़ारों में घूमते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे नमाज का समय तो नहीं है, क्योंकि उस वक्त नमाज नहीं पढ़ने वाले लोगों के साथ पुलिस बेहद कठोर व्यवहार करती थी। एक दिन शहर नौ बाज़ार में हमें विशेष पुलिस वाले के जवान मिले। एक अधिकारी ने मुझसे पूछा, तुमने दाढ़ी क्यों नहीं बढ़ाई? मैंने खुद को एक विदेशी नागरिक के तौर पर पेश करते हुए पूछा, क्या विदेशियों के लिए भी ऐसा ही है? अधिकारियों ने गुस्से से जवाब दिया, क्या आप मुसलमान नहीं हो? इस मौके पर हमारे अनुवादक ने अधिकारी को व्यस्त रखने की कोशिश की और उनसे मेरे बारे में कहा, ये एक मुसलमान है और पश्तून भी, इंशाअल्लाह दाढ़ी भी ज़रूर रखेंगे।
यह सुनकर अधिकारी चले गए और हमें लंच के लिए शहर नौ बाजार के प्रसिद्ध हैरात रेस्टोरेंट में ले गए। प्रोफेसर साहब ने घटना के लिए हमसे माफ़ी मांगी और कहा कि वे खाने के बाद हमसे ज़रूर मिलेंगे। तालिबान की सत्ता में आने से पहले ये रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ होता था, लेकिन जब उनका व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित दिख रहा था, हमने खाना ऑर्डर किया और बात करने लगे। हमने अभी बातचीत शुरू ही की थी कि रेस्टोरेंट में कुछ हलचल दिखी। रेस्टोरेंट के कर्मचारी ने खिड़की के पर्दे गिरा दिए और खिड़कियों के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए। एक कर्मचारी ने फारसी जुबान में कहा, चिंता ना करो, आज शुक्रवार है और सभी को शुक्रवार की नमाज के लिए मस्जिद में होना लाजमी है। हम आपको बाहर नहीं कर सकते क्योंकि आप मेहमान हैं। अगले दिन हमें गृह मंत्रालय में तालिबान के गृह मंत्री मुल्ला अब्दुल रज़ाक अखुद का इंटरव्यू लेना था। मैंने सोचा कि मैं उनसे दाढ़ी के संबंधित में बात करूंगा और पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। सुबह जब हम उनके कार्यालय पहुंचे तो एक बुरी खबर हमारा इंतजार कर रही थी। एक अहम बैठक में भाग लेने के कारण मंत्री हमारे साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर किया कि गृह उपमंत्री और खुफिया विभाग के प्रमुख मुल्ला अब्दुल सलाम का खासकर का निर्देश दिया कि वो हमसे बात कर लें। आपको बता दें कि मुल्ला खासकर की 14 जनवरी 2006 को कांधार में उनके घर के पास हत्या कर दी गई थी। बहरहाल उनका इंटरव्यू लेते समय से पहले हमारी टीम पहुंची। सभी व्यवस्था करने के बाद जब गृह उपमंत्री पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले कैमरा बंद करने को कहा। इस मौके पर मैंने कैमरामैन और पत्रकार की आंखों में निराशा और उदासी देखी थी। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो मैंने मंत्री से दाढ़ी के बारे में ज़रूर पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या इसको लेकर किसी ने आपसे पूछताछ की है। मेरे साथ जो हुआ था उसकी पूरी जानकारी मैंने उन्हें दी। ये सुनकर उन्होंने एक अधिकारी से फारसी में बात की और उससे कुछ करने को कहा और मुझे कहा कि आपके साथ फिर से ऐसी समस्या नहीं होगी। मंत्री तो चले गए और मैं इंटरव्यू के बाद उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जिसने हमें वहां रुकने के लिए कहा था। थोड़ी देर बाद वह आया और मुझे एक कागज़ का टुकड़ा दिया। उस पर जो लिखा था उसे देखकर तो मैं दंग ही रह गया। वे मेरे लिए हैरान करने वाला था। वास्तव में ये दाढ़ी से छूट का प्रमाण पत्र था। अधिकारी ने कहा कि जब पुलिस आपसे दाढ़ी के बारे में पूछे तो ये सर्टिफिकेट दिखा देना। मुझे आश्वासन दिया गया कि अगली बार जब मैं पुलिस से दोबारा मिलूंगा तो मैं सुरक्षित महसूस करूंगा। हालांकि वे दोबारा मुझे मिले ही नहीं। बात है यूएन क्लब की, जिन्होंने भी तालिबान के शासन 1996 से लेकर 2001 के काल से पहले का काबुल देखा है। वह कह सकते हैं कि तालिबान शासन काफ़ी सूखा था। काबुल शहर की रौनक पूरी तरह ख़त्म हो गई थी। सिनेमा, संगीत और सैलून की सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं। शहर के पुराने निवासी पलायन कर गए थे। पाकिस्तानी दूतावास के अलावा किसी और देश का दूतावास नहीं चल रहा था। एक बार काबुल चिड़ियाघर में जब हम लोगों ने तस्वीर लेने की कोशिश की तो पुलिस ने कैमरा छीन लिया। कुछ घंटों बाद सभी उपकरण वापस कर दिए गए, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि भविष्य में रियायत नहीं दी जाएगी। दिन भर बाहर रहने के कारण जो थकान होती थी उसे मिटाने के लिए हम शाम को यूएन क्लब ज़रूर जाते थे। क्लब में केवल विदेशी नागरिकों को आने की अनुमति थी और इस प्रकार शुष्क काबुल में एक ऊर्जा मेरा माहौल मिलता था। यहाँ विदेशी पुरुष और महिलाएं एक साथ गपशप करते नजर आते थे। तालिबान शासन में स्वतंत्रता मीडिया के बारे में सोचना भी वो होता है जिसे हम कह सकते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। यूएन क्लब अफगानिस्तान के बारे में जानकारी हासिल का एकमात्र स्रोत था। इस क्लब में वे विदेशी आते थे जो विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के लिए काम करते थे। इनकी तैनाती अफगानिस्तान के अलग अलग राज्यों में थी जो स्थानीय लोगों की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन ये विदेशी आराम और मनोरंजन के लिए काबुल में कुछ समय बिताते थे और हमारी तरह यूएन क्लब की एक ऐसी जगह थी जहां ये सब किया जा सकता था। एक कहावत है ना कि तूफान से पहले की खामोशी। काबुल में 10 दिनों के प्रवास के दौरान मुझे शहर के एक सन्नाटा सा महसूस हुआ, मानो कुछ बड़ा हो गया हो।
और लोग मातम मना रहे हों या कुछ बड़ा होने वाला हो। 14 अप्रैल 2001 की बात करें तो हम तोखरम के रास्ते पाकिस्तान लौट आए। यह यात्रा मेरे लिए पिछले किसी भी अन्य यात्रा से अधिक महत्वपूर्ण थी। तालिबान से कोई असुविधा नहीं हुई। हालांकि तालिबान और मीडिया रिपोर्ट के अफगानिस्तान मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में उनके चेहरे को उजागर कर दिया पूरी तरह से। इस रिपोर्ट को लेकर मेरे देश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने मुझे जो यातनाएं दी थी उसका 10वां हिस्सा भी काबुल में महसूस नहीं हुआ। यात्रा के 5 महीने से भी कम समय के बाद मैंने काबुल में जो सन्नाटा महसूस किया वह अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमले से टूटा। उस हमले के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का अंत हो गया। आज करीब 20 साल बाद तालिबान एक बार फिर विजेता बनकर काबुल पर प्रवेश कर चुका है और अब मुझे चिंता है कि अफगान वीज़ा प्राप्त करने के लिए कहीं फिर से इस्लामाबाद में अफगानिस्तान का दूतावास न जाना पड़े। ये कहानी तालिबान की असलियत को उजागर करती है। तालिबान कैसा है, कैसा जुल्म करता है, उसकी बातों में ना जाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।